और 500 पेज की सामाजिक मुद्दे किताब है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अभी आ रही है, और हिंदी में आ चुकी है, 1 महीने के अंदर इंग्लिश में भी बोल रहे हैं। कितने बच्चों का इंग्लिश मीडियम है? काफी। पहले जब हमारे जमाने में हाथ खड़ा करवाते थे तो 100 बच्चों में से कोई 2-3 उस कोने में हाथ खड़ा करते थे, डरते हुए कि मेरा इंग्लिश मीडियम है, क्योंकि टीचर सब हिंदी में पढ़ाते थे। ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ाया, तो वो मेरे नोट्स तैयार हुए उस समय, और वो बच्चों को अच्छा लगा कि सर एक किताब आपने हमको दे दी, ये बहुत अच्छी है। वो उससे बाहर आज तक कोई निबंध नहीं आया, इंक्लूडिंग यूपीएससी, आरपीएससी, आरजेएस, कोई नहीं आया। और पूरे इंटरव्यू में इशू पर चर्चा होती है, ये सब होती है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या इशू होता है। और जगह आपको काम करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि जब तक किसी चीज पर आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं हो, आप किसी चीज को नहीं समझ पाए, तो फिर उसको आधाधुंध पढ़ना रटना बेकार है। आप उसको समझना जरूरी है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, उदाहरण दूं जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, एनवायरमेंट पे आजकल ट्रेंड है, बहुत क्वेश्चन था, बीटी मैंने देखा पिछली बार का एनवायरमेंट और इकोलॉजी पर बहुत सारे क्वेश्चन आने, पहले नहीं आते। हिस्ट्री में बिल्कुल कम हो गए, पहले हिस्ट्री बहुत पढ़ते थे, कोचिंगों में जाते थे तो 6 महीने हिस्ट्री चलती थी। बाबर के बेटे का नाम ये, उसका ये, और मुगल काल, सल्तनत काल, फिर मॉडर्न इंडिया। बहुत कम है, अब फ्रीडम स्ट्रगल और मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ओजोन डिप्लेशन, ये सब जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, इन सब की प्रॉब्लम का समाधान क्या है? तो कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास, सतत विकास, धारणीय विकास। उसके बहुत सारे हिंदी नाम हैं, इंग्लिश याद रखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको मैं बता दूं कि इंग्लिश से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करें इंग्लिश मीडियम वाले, ये इनके कोई सींग लगे हुए नहीं है, ये लंदन में पैदा नहीं हुए, ये लंदन से आए नहीं है। ठीक है, ये आपके जैसे धरती के मिट्टी के लाल हैं, यही है, यही पढ़ा है, यही लिखा है, फर्क केवल एक्सप्रेशन का है। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति मूल रूप से, मौलिक रूप से मैकाले की देन है, ब्रिटिश एम्पायर की देन है, और वो सब मूल अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट इंग्लिश में है। पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ है, इन एनी काइंड ऑफ द एम्बिग्यूटी द इंग्लिश वर्जन ऑफ पेपर विल बी फाइनलाइज्ड। अंग्रेजी में लिखा हुआ पेपर फाइनल होगा, उसका अनुवाद हिंदी में होता है। तो किसी भी पेपर को, किसी भी प्रश्न को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो हिंदी में समझ में ढंग से नहीं आ रहा है तो इंग्लिश जरूर देखें। इसी शब्द का मैं जब यूपीएससी के पेपर पढ़ रहा था एक बार, तो क्वेश्चन आया था कि ब्रंटलैंड आयोग किसके लिए गठित किया गया था। ऑप्शन थे, मैं हिंदी में पढ़ रहा था, ऑप्शन थे, ऐसा अजीब नाम था, मुझे याद भी नहीं आ रहा, संधारणीय विकास था इसका नाम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ना तो सतत विकास लिखा हुआ, ना टिकाऊ विकास लिखा हुआ, कोई ऐसा नाम, सतत विकास ऐसा लिखा हुआ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो मैं समझ नहीं पाया कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैंने कहा यार ये ऑप्शन तो सभी गलत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। मैंने इंग्लिश पढ़ा तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जब उसकी हिंदी पढ़ी तो मुझे फिर ये लगा कि यार ये कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। बच्चे का सत्यानाश हो जाएगा, वो सतत विकास, धारणीय विकास और टिकाऊ विकास पढ़ रहा है हिंदी में, इंग्लिश में वो देख ही नहीं रहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो सब गलत हो जाएगा, तो मेरा ही गलत हो जाता एट ए ग्लांस। समझ लो आप बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप सब पढ़ लोगे, रट लोगे, तैयारी कर लोगे, लेकिन ये अगर आपके दिमाग में बात नहीं है कि इंग्लिश में भी मुझे पढ़ना है तो गलत हो जाएगा, मेहनत बेकार हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब इस कॉन्सेप्ट को जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक ये चीज नहीं हुई। कितनों को आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आपसे पूछे कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक लाइन लिखो, 20 शब्दों में लिखो, या कोई आ गया तो आप उसको सॉल्व करेंगे, बताएं। To complete the needs of the present and save for the future generation. Very good, तालियां हो जाए। मतलब ये है इसका कि हम जब पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच में संतुलन पैदा करते हैं, दोनों के बीच में एक कन्वर्जेंस पैदा करते हैं, दोनों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाते हैं, ऐसे विकास का नाम सतत विकास है, टिकाऊ विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम ना केवल आज की
वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है भविष्य की, उनकी जरूरतों को भी हम पूरा कर पाते हैं। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हम ताबड़तोड़ बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द रिसोर्सेज नहीं करते, इतना ज्यादा हम दोहन नहीं करें प्रकृति का, संसाधनों का, कि आने वाली जनरेशन को बचे ही नहीं। पहाड़ खा गए, साफ हो गए, आपने देखा नहीं, आप जाते हो तो पहाड़ के पहाड़ लोग खा गए। अरे भाई रहम करो इस धरती पर, ये हमारे लिए है। और प्रकृति में एक बहुत बड़ी खूबी है होम्योस्टेसिस, अपने पुनर्भरण करने की क्षमता है हमारी पृथ्वी में, हमारे पर्यावरण में, प्रकृति में। जो थोड़ा बहुत कहीं क्षय होता है बरसात से, बाढ़ से, भूकंप से, कहीं से भी, या हम हमारी जरूरतों की थोड़ी थोड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, खोदते हैं। आप कहीं देख लें कोई मिट्टी किसी ने निकाल दी, 1 ट्रॉली मिट्टी कहीं से लेती खदान से, आप देखेंगे 2, 3, 4, 6 महीने में वो बढ़ जाती है, फिलअप हो जाती है। दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, पुनर्भरण करने की क्षमता। ये है कॉन्सेप्ट। कब आया? कॉन्सेप्ट आया एक ग्लोबल यूएनओ का एक कमीशन था, कमीशन ऑन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये कमीशन आया, इसकी पहली कमिश्नर थी, चेयरपर्सन थी ग्रो हर्लम ब्रंटलैंड। शी वाज द फॉर्मर पीएम ऑफ द नॉर्वे। वो इसकी चेयरपर्सन बनी। इट वाज 1983-84। ब्रंटलैंड कमीशन इसको कहा जाता है। उसकी रिपोर्ट आई यूएनओ में, और उस रिपोर्ट में कहा कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर। We have to check the over exploitation of the nature, over exploitation of the natural resources. बचेगा नहीं कुछ भी, बर्बाद हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सभी देशों को पाबंद किया, एक यूएनओ में रिजोल्यूशन लाए कि सभी लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो हमने अभी सेट कर दिए हैं। वो कितने गोल्स हैं? 7 तो उसमें शुरू में 8 बातें बताई गई, फिर 17 गोल्स जो अचीव करने हैं। हालांकि 40 तक, 2040 तक उनको रखा है, 35, 40 अलग अलग गोल्स दिए हैं, कब तक कैसे कैसे। उसमें लिबर्टी दी है जो डेवलपमेंटल कंट्रीज हैं, अंडर डेवलपमेंटल कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलपमेंटल कंट्रीज हैं, एलडीसीज हैं, जो 54 है। ये डेवलपमेंट कंट्रीज है ना, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज है ज्यादातर, 50 अफ्रीकन कंट्रीज है, बाकी कुछ एशियन कंट्रीज, उनको कहते हैं एलडीसी, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, उनको लिबर्टी दी। तो ये ब्रंटलैंड कमीशन से आया। सीधा क्वेश्चन बनता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ब्रंटलैंड कमीशन बना, ये आया, फिर गोल तय हुए, आज तक उसको पढ़ रहे हैं। लेवल में भी काम आता है, जीके में भी काम आता है, इंटरव्यू में भी काम आता है, ग्रुप डिस्कशन में भी काम आता है, इसमें काम आता है। ऐसे कंसेप्चुअल क्लियरिटी, अच्छी किताबें पढ़ो, स्टैंडर्ड से कंसेप्चुअल क्लियरिटी आए और चीजों को डेप्थ तरीके से समझ लो, रटने की जरूरत नहीं है, फिर दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये हो गया। तो ऐसे धीरे 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 जो चीजें हैं जब आगे बढ़ेंगी तो आपको समझ में सारी चीजें आती रहेंगी। तो ये ब्रंटलैंड कमीशन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके हो गया, और अब इसका चल रहा है। अब मैं बता रहा था आपको भी कंट्रीज के कैसे कैसे हायरार्की होती है। कहते हैं भाई डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अनडेवलप्ड कंट्रीज, ये 4 कैटेगराइजेशन हो गया। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने दिया भाई? ये एक डेवलपमेंटल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है वालरस्टीन। वालरस्टीन ने डेवलपमेंट थ्योरी दी, विकास का सिद्धांत। उसने बताया था कि हम सभी देशों को कैटेगराइज कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, उनकी जरूरतों के आधार पर और उनके रिसोर्सेज के आधार पर। और उसने जीडीपी को कम महत्व दिया। जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में महत्व नहीं देते ना, हैप्पीनेस इंडेक्स जब हम लोग नापते हैं तो भूटान का बहुत अच्छा निकलता है, जीडीपी बिल्कुल कम है। बेचारे यहाँ टेलीविजन अभी पहुंचाया इंडिया, जब वो देखते थे कलर टेलीविजन था नहीं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब अलग तरह का होता है, लोगों में मतलब खुशी, उनके अंदर की खुशी जो है वो किसी अचीवमेंट से, किसी इकोनॉमिक रिसोर्सेज से नहीं आती है। वो हैप्पीनेस आती है कि बहुत ही सुकून, आपको लेजर टाइम मिल रहा है, आपको फुर्सत के क्षण मिल रहे हैं, अवकाश के क्षण मिल रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो इसलिए आपको इनर हैप्पीनेस है।
पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं, आपके ऊपर साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया ये हावी नहीं है। ये सो कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन, सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन, पिज्जा कल्चर ये हावी नहीं है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है। हैप्पीनेस इंडेक्स इससे बिल्कुल नहीं बढ़ता कि 1 बजे तक आप इसको लग रहे हैं कि एटम बम है मोबाइल, इससे दूर रहो। ऐसे कैटेगराइजेशन किया, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, अनडेवलप्ड कंट्रीज, ऐसे कैटेगराइज किया। ये कोई ऐसी कोई लाइन नहीं है कि भाई फिर ग्रुप्स बन गए, G20, G7, G77, ये सब बन गए। तो ये सब यहीं से ऐसे फ्लो शुरू हुआ और ये आगे तक बढ़ा। ये सब एक दूसरे से आगे लिंक्ड है। ऐसे ही एक मुद्दा आता है, मुझे याद आ गया ग्लोबलाइजेशन का। अब लोग कहते हैं साहब ग्लोबलाइजेशन तो कॉन्सेप्ट 1991 में तो एलपीजी हमने लागू किया, लेकिन उससे पहले तो 80s में आ गया था ये और इसका इम्पैक्ट आ गया था। लेकिन बहना ये तो बहुत हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत पहले है। मैं श्लोक बताता हूँ 2500 साल पुराना। अयम निजय परो वेति, अयम निजय परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हमने वर्षों पहले कहा कि पूरा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है। व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्लोबलाइजेशन। और हमने अभी नए लोगों ने क्या कहा? नए लोगों में कौन है? कनाडा का सोशल पॉलिटिशियन है, सोशल थिंकर मार्शल मैक्लुहान। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया है। मार्शल मैक्लुहान ने ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट दिया, जो हमने वसुधैव कुटुंबकम में दिया। वो कहता है कि इन द फेस ऑफ एलपीजी, in the era of the globalization, the whole globe, the world is going to become a global village. पूरा विश्व इस वैश्वीकरण, इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के दौरान उसके परिणाम स्वरूप पूरा विश्व एक वैश्विक ग्राम, एक ग्लोबल विलेज का स्वरूप ग्रहण कर रहा है। ये मार्शल मैक्लुहान। प्रश्न आया था कि ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट मार्शल मैक्लुहान। तो अभी दे दिया उसने, 86 85 की बात है, उसने ये नैरेटिव दिया, तो नैरेटिव आ गया, हम पढ़ रहे हैं। ये कोई नहीं कहता भाई वसुधैव कुटुंबकम का क्या हुआ, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति अभी भी ऐसी है। कुछ चेंज किया जा रहा है, कर रहे हैं कोशिश, लेकिन मुश्किल होगी, धीरे धीरे आएगी। आप नई जनरेशन आएगी, आपको पता लगेगा ना कि हाँ यार हमारे यहाँ भी था। आप जब वसुधैव कुटुंबकम आप देखिए, हमारे यहाँ 100 से ज्यादा संस्थाएं ऐसी हैं भारतवर्ष में जिनके लोगो, जिनके स्लोगन, जिनका वो जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का है धर्मो रक्षति धर्मः, यही है ना स्लोगन लोगों। तो ये 100 से ज्यादा संस्थाओं के उन पर संस्कृत के वाक्य हैं, प्राचीन संस्कृत के वाक्य। हमारी बहुत रिच कल्चर है। हम कहते हैं कि कालिदास भारत का शेक्सपियर है। अरे यार कहाँ तो कालिदास कितने वर्ष पहले रहा, कहाँ ये शेक्सपियर? ये कहो ना कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूरोप, कालिदास ऑफ वेस्ट। लेकिन हमारे नैरेटिव चेंज हो गए। हम कहते हैं कि साहब जो चाणक्य है वो भारत का मैकियावेली है। अरे भूल गए तुम्हारे घर में यार, चाणक्य कब हुआ? 400 ईसा पूर्व। और मैकियावेली हुआ, आप कह रहे हो कि भाई आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक मैकियावेली है। अरे भाई हमारे अर्थशास्त्र पढ़ा किसी ने? स्टेट क्राफ्ट पॉलिटिकल साइंस के कितने विद्यार्थी हैं? आप पढ़िए अर्थशास्त्र, क्या स्टेट क्राफ्ट लिखा है, क्या डिप्लोमेसी लिखी है चाणक्य? आज की थ्योरी कहीं सामने नहीं आती है। हम कहते हैं मैकियावेली ने शेर और नॉर्मटी का सिद्धांत दे दिया, पेरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ द एलिट्स दे दिया। अरे आप अर्थशास्त्र को पढ़िए, लेकिन बहुत कम विश्वविद्यालयों में पढ़ाते नहीं। तो परीक्षा में आता है कि भाई भारत का मैकियावेली कौन है? हम नहीं कहते चाणक्य। तुलना कहाँ, कितने वर्षों पहले हुआ? समझ लो आप मेरी बात को। तो दिस इज द डिफॉल्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। मैं तो ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं कोई ज्यादा कह नहीं सकता इस पर, लेकिन बहुत ही पोलाइटली मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप कर। अभी आप लोग यहाँ पर क्यों हैं? एक पहले इंडिया की क्यों जरूरत पड़ी? 2 मिनट और लूंगा, फिर अपन वापस ट्राई पर आएंगे। तो क्यों जरूरत पड़ी? भाई आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा, क्या आपको वो चीज पढ़ाई गई जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेस करनी है? 12वीं तक जो बच्चे पढ़ के आते हैं वो बेचारे पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी, पुलिस का एग्जाम देते हैं कि भाई अपना करियर बनाए, जॉब ले, प्लान एक बी कर ले, फिर प्लान ए की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्या 12वीं तक उनके करिकुलम में, उनकी पेडागोगी में, उनके सिलेबस में, उनके पूरे इस चीज में वो पढ़ाया जाता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है?
और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है क्या वो सिलेबस का पार्ट है 12वीं तक का? दिस इज द ग्रेट गैप, ये लैगिंग है, धीरे धीरे फिलअप होगी। मैंने कोशिश की कुछ वर्षों पहले ज्ञापन देकर कि आप स्टेट गवर्नमेंट ही सिलेबस बनाते हैं, सब लोग शासन करता है, तो फिर सिलेबस में कन्वर्जेंस क्यों नहीं है, सिलेबस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? सिलेबस ऐसा क्रिएट करें कि थोड़ा बच्चा डीप पढ़ ले और सेल्फ स्टडी करके 2-3 महीने कंप्लीट करे। कोचिंग के मगर जाल में क्यों फंसा रहे हो उसको? अगर उसको कुछ बनना है, 12वीं पास करके निकल रहा है, तो मेरी गारंटी है 1 साल तक उसको कोचिंग करनी पड़ेगी। वो चीज उसको पढ़ाई नहीं जाती। ऐसी सेम ग्रेजुएशन में चीजें तो पढ़ाते हैं, लेकिन स्ट्रीम अलग होती है, लेकिन वो चीजें से हम वंचित रहते हैं। आप जैसे अभी बहुत अच्छा है कि पर्यावरण एनवायरनमेंट का जो है वो आपके पेपर है, आपके कंपलसरी है, सभी ग्रेजुएशन कंपलसरी है ना, वेरी गुड थिंग। धीरे धीरे ऐसे बदलाव आ रहा है, ऐसे हिंदी इंग्लिश है तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाएगा, तो धीरे धीरे आ जाएगा बदलाव। करेंगे कोशिश, लेकिन इस गैप को भरने का काम जो किया है वो एक पहल इंडिया ने किया। ये गैप फुलफिल होना चाहिए और बच्चे का पैसा खर्च नहीं हो, बच्चा डूबे नहीं, घर वाले परेशान नहीं हो, आप लोग पढ़ें, धीरे धीरे रिसोर्सेज आएंगे। और मैंने कहा कि परों से नहीं हौसलों से बड़ा होती है, तो आप में हौसला है, एक पहल इंडिया के लिए तालियां बजाने एक बार। तो अब मैं ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा था। जब आर्थिक सुधारों की बात हुई, आज हम आर्थिक सुधारों के चौथे पायदान पर हैं। We are at the verge of the 4th generation economic reforms. तो भाई हमने पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी के सुधार कर रहे हैं। तो हमने 91 में मनमोहन सिंह जी साहब जब थे पीएम और मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे पीएम, तो हमने आर्थिक सुधारों को भारत में लागू कर दिया। उससे पहले मजबूरी थी भारत की लागू करना, क्योंकि हम लोग वी आर द सिग्नेटरी ऑफ द कन्वेंशन फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कि हमने कहा कि हमको पैसा चाहिए वर्ल्ड बैंक से, IMF से। उन्होंने कहा कि दिस इज द प्री रिक्विजिशन, ये प्री कंडीशन है कि आप लोग रिफॉर्म्स करें, और जरूरी भी था, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर में जो होते हैं संस्थाएं होती हैं वो व्हाइट एलिफेंट हो जाते हैं, लॉसेज आना तय है। कर्मचारी सोचता है, अधिकारी सोचता है कि मुझे तो तनख्वाह मिलेगी, मैं काम करूंगा नहीं करूंगा। दिस इज द मेन रीजन, दिस इन्वेस्टमेंट हुआ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब ये बात हो रही है कि मैं आपसे कहूंगी ग्लोबलाइजेशन, आपको मैंने बता दिया। तो ग्लोबलाइजेशन को 2 लाइनों में आप कैसे डिफाइन करें? एक मैं बता दूं आपको, पहले सिविल सर्विसेज का था तो 1,000 शब्दों में लिखना होता था बड़ा, अब काफी ठीक हो गया है, 200-250 शब्दों में टिप्पणी लिखनी होती है, 500 शब्दों में आप बड़े क्वेश्चन लिख रहे हैं, निबंध लिखने हैं 1000 में 2 निबंध आ गए। तो अब ऐसा है कि दिस इज द आर्ट ऑफ समराइजेशन एंड आर्ट ऑफ एक्सटेंशन। अब ये संक्षिप्तीकरण की और वृद्धिकरण की कला है, आपको लिखना। आपको आता है तो बहुत कुछ, लेकिन आपको टिप्पणी 200 शब्दों में लिखनी है, एक ही पेज में लिखना है पूरा, तो फिर आपको उसको समराइज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको बहुत छोटी चीज आती है और आपको उस पर निबंध लिखना है, जैसे ग्लोबलाइजेशन ही ले लो आप, पूरा लिखना है आपको 2000 शब्दों में, 5 पेज में लिखना है, 4 पेज में लिखना है, तो यू हैव टू एक्सपेंड द आइडिया को आप कैसे वृद्धिकरण करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे, दिस इज द आर्ट, वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे आ जाएगी ओवर द। मैं आपको एक प्रैक्टिस बताऊंगा, जिसने वो कर लिया वो IAS बन के निकले, ये मेरा दावा है, आप उस काम करेंगे। हमने कोशिश की उसको करने की, एक्सरसाइज को काफी समय तक की, पूरा नहीं कर पाए। मैंने तो नौकरी करते करते, मेरी शादी बहुत पहले हो गई 93 में, बच्चों के साथ नौकरी करते करते मैंने पढ़ाई की और मैरिज बना। आप भी सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, कोई भी चीज किसी में बाधा नहीं आती। और फिर तकलीफ होती है, पसीने आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं, आपको भी आ रहे हैं, तो निदा हाजिरी साहब का शेर है, सफर में धूप तो होगी, तुम चल सफर पर चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सफर पर चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सफर पर चलो, तुम अपने आप को बदल सफर पर चलो। आपने अगर ठान लिया, पहले तो पसीने क्या दिक्कत है, तो आप बन जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको वो फॉर्मूला दूंगा, लेकिन क्लास के लास्ट में। तो ग्लोबलाइजेशन को कैसे आप 2 लाइन में डिफाइन करोगे? सारी चीज आ जाए, कोई चीज छूटे नहीं, कैसे करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? Interconnectedness between the countries. गुड, बहुत कुछ, सारी चीज आ जाए, सारी चीज आ जाए।
on the basis of economic, political and cultural aspects. सर और कुछ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या फिर एक कंट्री का हिस्ट्री और अन्य कंट्रियों के साथ में मेल मिलाप होना, ये ग्लोबलाइजेशन का एक है। बताओ सेमिनार में बताओ